हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हाल फिलहाल में मैंने स्टार्ट किया एक नया सीरीज जहां पर मैं आपको जो भी आरबीआई सर्कुलर्स आ रहे हैं उनको अलग से पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर हमारा आज का जो आरबीआई सर्कुलर है ये कल ही रिलीज हुआ था, दैट इज ऑन 12th ऑफ अगस्त 2025। तो यहाँ पर क्या ये सर्कुलर है, क्या इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो आज हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो सर्कुलर है ये किस पर्पज से है, तो जी सेक्स मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हमारे होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करने के पर्पज से इसको लाया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने यहाँ पर देखा था कि जो हमारे पास में स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स रहते हैं वहां पर कहीं ना कहीं ये देखने के लिए बार बार मिल रहा था कि वो जो अमाउंट था, वो जो आईएनआर बैलेंसेस थे, रुपीज में जो वो बैलेंसेस थे अकाउंट्स में, वो किसी भी पर्पज से यूज नहीं हो पा रहे थे। एंड इसी वजह से यहाँ पर आरबीआई ने एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड किया है कि आप यहाँ पर इस बैलेंस को यूज कर सकते हैं इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आखिर यहाँ पर क्या बातें हैं इससे रिलेटेड, पूरे सर्कुलर को हम आगे की वीडियो में जानेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने आरपीए एकेडमी का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लास्ट तक देखने के बाद डेफिनेटली लाइक जरूर करना। तो देखो, अभी सबसे पहले ना हमने यहाँ पर एक टर्म पढ़ा है, वो टर्म क्या है, SRVA, राइट। तो मैं ना आपको पूरा का पूरा जो स्लाइड है वो बाद में समझाऊंगी। सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि भाई SRVA एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि वो अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप यहाँ पर आगे की चीजों को नहीं समझ पाएंगे। तो इसका मतलब होता है स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। अब आपको पता है वॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या होते हैं, तो देखो स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट। तो देखो वॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या होते हैं, वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। एंड वॉस्ट्रो अकाउंट्स का मतलब होता है कि यहाँ पर मान लो एक बैंक है, सिटी बैंक, और सिटी बैंक ने यहाँ पर जो लोग बैंगलोर में माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहे हैं उनको यहाँ अपने क्लाइंट्स को सर्व करना है, बट सिटी बैंक की कोई भी ब्रांच फॉर एन एग्जांपल बैंगलोर में नहीं है। तो सिटी बैंक क्या कर सकता है, वो एसबीआई में अपनी एक ब्रांच खोल सकता है, और यहाँ एक यहाँ पर अकाउंट खोल सकता है एसबीआई के साथ में, और एसबीआई के साथ अकाउंट खोलकर यहाँ जो अपने क्लाइंट्स हैं उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट में इनके 1000 क्लाइंट्स ही जॉब करते हैं, तो 1000 क्लाइंट्स के लिए एक ब्रांच ओपन करना तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर एसबीआई के साथ एक अकाउंट ओपन कर उस अकाउंट को ऑपरेट करना आसान हो सकता है। तो इसीलिए सिटी बैंक क्या करेगा, एसबीआई में एक अकाउंट खोलेगा, और वो अकाउंट जो है वो आपका रुपी अकाउंट रहेगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फॉरेन बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स इंडियन बैंक में अपना अकाउंट खोल रहे हैं, और वो इंडियन करेंसी में खोलेंगे, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट। अब स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट एग्जैक्टली क्या होता है, देखो अब हमने क्या देखा कि भाई सिटी बैंक ने अपना अकाउंट खोला है इंडिया में एसबीआई के साथ में, राइट। लेकिन अब मान लो यहाँ पर ऐसा होता है कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को यूएस में, ठीक है। और हमारे जो इंपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को इंडिया में। तो ऐसी सिचुएशन में अब कुछ पेमेंट की जाएगी। तो अब अगर यहाँ पर एक्सपोर्टर जिनको गुड्स सेंड कर रहे थे या इंपोर्टर्स जहां से गुड्स रिसीव कर रहे थे, वो दोनों ही ट्रेडर्स का अकाउंट जो है वो सिटी बैंक के साथ में है, ठीक है, एक्सपोर्टर का भी और यहाँ पर इंपोर्टर का भी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अब क्योंकि यूएस का जो हमारा यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे थे हम, यूएस के जो हमारे क्लाइंट हैं और जो यहाँ पर हमारे सप्लायर हैं, राइट। मान लो एक्सपोर्ट किया जा रहा है यूएस में मिस्टर ए को, और इंपोर्ट किया जा रहा है मिस्टर बी से, दोनों के ही अकाउंट सिटी बैंक में है। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि अब यहाँ पर जो भी हमारे ट्रेड सेटलमेंट्स हो रहे हैं वो रुपीज में होंगे, और किसके थ्रू होंगे, जो सिटी बैंक ने एसबीआई में अपना अकाउंट खोला था। तो एसबीआई में जो सिटी बैंक ने अपना अकाउंट खोला था
उस अकाउंट के थ्रू सिटी बैंक यहाँ पर अपने क्लाइंट्स को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है ट्रेड सेटलमेंट में। तो इसी को हम यहाँ पर बोलते हैं स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट्स। एंड ऐसी सिचुएशन में जो भी सरप्लस फंड्स हैं, अब सरप्लस फंड्स कब होते हैं, जब हमारा एक्सपोर्ट हमारे इंपोर्ट से ज्यादा है, तो हमें जो अमाउंट रिसीव हुआ होगा, जो अमाउंट हमने पे किया, वो हमारा ज्यादा होगा अमाउंट रिसीव वाला अमाउंट पेमेंट से। तो ऐसी सिचुएशन में एसआरबीए में हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ज्यादा रुपीस है, तो जो हमारा बैलेंस है वो सरप्लस में है। अब ये जो सरप्लस रुपीस इस अकाउंट में थे, इनको हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आरबीआई ने वही हमें बताया है। तो अब आपको समझना है कि सबसे पहले चैलेंज क्या था। तो चैलेंज हमारा ये था कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि जो आइडल आईएनआर बैलेंस रखा हुआ है हमारे अकाउंट्स में, इसका हमें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। फिर यहाँ पर बात आती है कि अब यहाँ पर रेगुलेटरी फाउंडेशन हुआ, तो इन्होंने देखा कि जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, इसका एग्जैक्टली क्या रोल रहेगा। अच्छा, फिर यहाँ पर आरबीआई ने अपने कुछ स्ट्रैटेजिक गोल्स निकाले और इस सर्कुलर को लेकर आए। एंड यहाँ पर इन्होंने बताया कि कौन इन्वेस्ट कर सकता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। तो इससे यहाँ पर जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्या बेनिफिट होगा कि उनके पास में जो आइडल रुपीस पड़े हुए थे, जो पैसा वो यूज नहीं कर पा रहे थे, वो यूज कर सकते हैं और इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर इस सर्कुलर को लाया गया है। छोटा सा सर्कुलर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, प्रॉब्लम था कि अंडर यूटिलाइज्ड आईएनआर बैलेंसेस थे। तो जो हमारे फॉरेन ट्रेड पार्टनर्स थे, वो अब स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट को यूज कर रहे थे ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए, लेकिन जो सरप्लस आईएनआर बैलेंस है वो उसको यहाँ पर यूज नहीं कर पा रहे थे। और ये फंड्स काफी क्रूशियल होते हैं सेटलमेंट के लिए। तो हमारे पास में काफी लिमिटेड रेवेन्यूज हैं। क्यों? क्योंकि फंड्स माइट भी आज यहाँ पर सरप्लस में है, कल यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस हो, तो हमारे पास में ऐसा तो है नहीं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसीलिए फंड्स जो हैं वो अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लो यील्ड बैंक डिपॉजिट्स में थे। जैसे बैंक डिपॉजिट्स यहाँ पर हमें रेट्स में इंटरेस्ट देते हैं, तो वो इंटरेस्ट रेट्स तो बहुत कम है, ठीक है। तो अब लो रिटर्न्स मिल रहे थे, अंडर यूटिलाइज कैपिटल पर मिनिमल रिटर्न्स मिल रहे थे और इसकी ओवरऑल वैल्यू कम हो रही थी। तो लिमिटेड कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था। अब हमने क्या किया, अब हमने सबसे पहले तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि रुपी जो है, जैसे अगर आप डॉलर से कंपेयर करो या फिर येन से कंपेयर करो या यूरो से आप कंपेयर करोगे, तो आपको फील होगा कि रुपी उतना ज्यादा इंटरनेशनलाइज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमारे एसआरबीआई अकाउंट होल्डर्स हैं, जिनके पास रुपी इन हैंड है, उनके पास बहुत ज्यादा मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है इस रुपी को इन्वेस्ट करने के लिए। तो जो फॉरेन पार्टनर्स हैं वो यूजुअली यहाँ पर चाहते हैं कि उनको या तो डॉलर्स या तो यूरोस में पेमेंट मिले और पूरा ही सेटलमेंट आपका कुछ ऐसी करेंसीज में हो जो ऑलरेडी इंटरनेशनलाइज्ड हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो हमारे स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट थे, इनकी अट्रैक्टिवनेस कम हो गई थी क्योंकि फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज काफी लिमिटेड थे। दूसरा, यहाँ पर फॉरेन करेंसीज को यहाँ प्रेफरेंस मिल रहा था। तो जो फॉरेन पार्टनर्स थे वो चाहते थे कि जो भी पेमेंट है वो सेटलमेंट इनका मेजर करेंसीज में हो एंड आईएनआर इंटरनेशनलाइजेशन एफर्ट्स जो थे वो हमारे स्लो डाउन हो रहे थे। फिर बात आती है सॉवरेन इंस्ट्रूमेंट्स की, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टी बिल्स आपके हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनको भी अंडर यूज किया जा रहा था। ऑल दो ये रिस्क फ्री हैं, लेकिन ये हमारे एसआरबीआई होल्डर्स के लिए इनएक्सेसिबल थे, ये यहाँ पर चाहकर भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे। तो इसी वजह से यहाँ पर हमारा जो आरबीआई है उसने डिसाइड किया कि अब मैं यहाँ पर एक ऐसा सर्कुलर लेकर आऊंगा जो कि हमारी एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क में ही रूटेड है, लेकिन अब यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट्स को और भी बेटर वे में क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर गवर्न करेगा। तो सबसे पहले तो स्टैट्यूटरी मैंडेट की बात करें तो आरबीआई को लीगल अथॉरिटी दी गई है। अब आपको पता है हमारे पास में फेमा एक्ट होता है जो कि इंडिया में होने वाले सभी फॉरेन एक्सचेंजेस को
कंट्रोल करता है, किस तरह हम उन्हें यूज कर सकते हैं, क्या गाइडलाइंस है, सब चीजें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट रूल्स। तो हमें एफडीआई और एफपीआई ये दोनों ही अलग अलग नॉर्म्स बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आरबीआई इन सभी चीजों को ध्यान में रखेगा, अलोंग विद दिस लाइसेंसिंग, पेनल्टीज और ओवरसाइट का भी ख्याल रखता है। तो अब नया सर्कुलर जो आ रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये चाहता है कि जो अंडर यूटिलाइज्ड अमाउंट हमारे स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स में थे उनको हम यूज कर सकें। हमारा जी सेक मार्केट जो है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो मार्केट है, अब यहाँ पर हम फॉरेन फंड्स को भी चैनलाइज करें, उनको भी हमारे फॉरेन फंड्स में एंट्री दें और हमारी जो मार्केट लिक्विडिटी है और डेप्थ है उसको बढ़ाएं। तीसरा, रुपी इंटरनेशनलाइजेशन को सपोर्ट करने की बात की गई। तो यहाँ पर हमने ग्लोबल अपील को इंक्रीज करने की कोशिश की है, एक्सेप्टेंस यहाँ पर लाने की कोशिश की है इंडियन रुपीस की एज अ प्रिफर्ड करेंसी। अभी हमें पता है कि देखो एकदम से तो हम डॉलर या यूरोस के बराबर नहीं जा सकते, लेकिन स्लो स्लो एफर्ट्स अगर हम लगाएंगे, जैसे हम अपने एग्जाम के लिए स्लो एफर्ट्स लगाकर यहाँ पर एग्जाम क्लियर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे यहाँ पर जो स्लो एफर्ट्स लगेंगे वो स्लो एफर्ट्स हमें किस चीज में हेल्प करेंगे? हमारे रुपी को इंटरनेशनलाइज करने में हमारी हेल्प करेंगे। एंड इसी वजह से ये पूरा का पूरा सर्कुलर आया है। अब यहाँ पर कुछ की प्रोविजंस हैं जो कि हमें इम्प्लीमेंट करने हैं एंड हम अब वही देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर किस चीज के बारे में बात हो रही है? सबसे पहले यहाँ पर बोल रहे हैं कि कौन कौन एलिजिबल रहेगा। तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जिन लोगों को पीआरओआई का स्टेटस मिला हुआ है, वो यहाँ पर एलिजिबल इन्वेस्टर्स रहेंगे विद ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि पीआरओआई कौन होते हैं, किसको यहाँ पर रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया का स्टेटस मिलता है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि एडी कैटेगरी 1 बैंक्स में कौन कौन से बैंक्स आते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं एक अलग से वाइटी शॉर्ट यहाँ पर बनाऊंगी आप लोगों के लिए, उससे आप इसको देख लेना। नेक्स्ट आता है परमिटेड इन्वेस्टमेंट्स। तो परमिटेड इन्वेस्टमेंट्स में क्या होता है? सरप्लस आईएनआर आपके एसआरवीए में अब हम इन्वेस्ट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो जितना भी एक्स्ट्रा रुपी है हमारे एसआरवीए अकाउंट में उसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लॉन्ग या मीडियम टर्म या फिर जैसे ट्रेजरी बिल्स होते हैं 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के लिए उसमें यूज कर सकते हैं। ऑपरेशनल इंटीग्रेशन की बात करें तो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हमारे इनकॉर्पोरेट किए गए हैं मास्टर डायरेक्शन में ऑन नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो इमीडिएट इफेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर ये सर्कुलर आपका 12 अगस्त से ही एप्लीकेबल है और जो हमारे ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स हैं उनको बोला गया है कि अब यहाँ पर आप इन ट्रांजेक्शन्स को फैसिलिटेट करोगे। अच्छा गाइज, मैं आपको एक काम करती हूँ, पीआरओआई और एडी कैटेगरी 1 बैंक के बारे में एक बार बता ही देती हूँ वरना आपको कंफ्यूजन रहेगा। देखो, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कौन होगा? वो इंसान जो इंडिया में यहाँ पर नहीं रहता, राइट। तो सबसे पहले तो हमें क्या समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर कोई रेजिडेंट कौन होता है। तो रेजिडेंट के लिए हमारे पास में आरबीआई इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि अगर कोई पर्सन इंडिया में 182 डेज के लिए रहते हैं, ठीक है, और या फिर उससे ज्यादा के लिए रहते हैं प्रीवियस ईयर में, या फिर वो इंडिया में 60 दिन के लिए रहते हैं लास्ट ईयर और 365 डेज टोटल रहते हैं आपके 4 साल के अंदर अंदर, तो ऐसे में उनको हम यहाँ पर बोलेंगे कि वो इंडियन रेजिडेंट हैं, इंडिया में रहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि कोई पर्सन है जो कि ऑर्डिनरली रेजिडेंट है इंडिया में, तो इनके लिए क्या स्टेटस रहता है? इनके लिए हम बोलते हैं कि ये इंडिया में 2 साल के लिए रहे हैं 10 साल में से, ठीक है। और साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें इनको डेज के लिए, ठीक है, 2 साल रहे आप 10 साल में से, या फिर यहाँ पर क्या होगा, आपके पास में आप इंडिया में रहते हो 730 डेज के लिए, या फिर ठीक है, या तो आप 2 साल रहे हो 10 साल में से, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि आप 730 डेज इंडिया में रहे हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर ज्यादा दिन के लिए रहे हो अगर 7 इयर्स में बात की जाए।
ठीक है। तो अगर आप ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आपको हम बोल देंगे कि आप एक रेजिडेंट हो बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं हो, जिसको बोलते हैं रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। ठीक है। और ये आपके क्या है कि आप एक यहाँ पर ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहोगे। अच्छा, इसके अलावा अगर यहाँ पर आप इंडिया से बाहर रह रहे हो, ये दोनों कंडीशंस आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप इंडिया से बाहर रहते हो, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब आप एक फॉरेन सिटीजन भी हो सकते हो और एक इंडियन सिटीजन भी हो सकते हो। ठीक है। अब आती है बात यहाँ पर कि भाई ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स कौन से होते हैं, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास में ना 3 कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग कैटेगरीज के बैंक्स होते हैं। तो जो एडी कैटेगरी 1 बैंक्स हैं, ये हाईएस्ट ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी बैंक्स होते हैं, जैसे एसबीआई, पीएनबी ये हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, ये ज्यादा रेगुलेटेड नहीं होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर बैंक्स, और यहाँ पर इन्हें कुछ स्पेशल पावर्स दी जाती हैं, जैसे कि आप फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर हमारे जो बैंक्स हैं, इनको बोला जाता है कि आप फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जैसे बाइंग सेलिंग फॉरेन करेंसी, आउटवर्ड रेमिटेंसेस, ठीक है, या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना है, बैंक गारंटीज देनी है, तो वो सारी चीजें आप आराम से दे सकते हो। यहाँ पर बस आपको आरबीआई की गाइडलाइंस के साथ में कंप्लाई करना है और कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन कर कर चलना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे क्या होते हैं, एडी कैटेगरी बैंक्स, जो कि हाईली ऑथराइज्ड होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आता है हमारा सेक्शन 10(4), जो कि हमारे आरबीआई को पावर दे रहा है कि आप ये सारे एक्शंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारा जो फेमा एक्ट है, फेमा एक्ट में सेक्शन 10(4) एम्पावर करेगा आरबीआई को कि आप डायरेक्शंस इशू करो। ठीक है। क्या किसको डायरेक्शंस यहाँ पर इशू करवाएंगे, ऑथराइज्ड पर्संस को जो कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं। एंड सेक्शन 11(1) क्या करता है, ये आरबीआई को अथॉरिटी दे रहा है कि आप जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं उन्हें रेगुलेट कर सकते हो मार्केट कंडक्ट के अकॉर्डिंग। एंड अदर लीगल अप्रूवल्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे लिए मिल जाते हैं, अलग अलग बेसिकली एक्ट्स वगैरह है यहाँ पर जिनको हमारे आरबीआई को ऑथराइज कर रहे हैं। अब आती है यहाँ पर कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए क्या फायदा है, तो सबसे पहले तो उनको रिटर्न्स मिल रहे हैं उन रुपी बैलेंसेस पर जो कि आइडल पड़े थे, खाली पड़े थे, काम नहीं आ रहे थे, तो वो लिक्विड सॉवरेन बैक्ड एसेट्स में यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आपको पता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ में मिनिमल रिस्क या फिर जीरो रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व है, इनको आसानी से आप सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। अलोंग विद दिस यहाँ पर आप उसमें इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हो, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए भी, तो कहीं ना कहीं ये आपको फायदा देगा। इंडियन मार्केट्स में हमारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं और जो ट्रेजरी बिल्स हैं, इनकी डिमांड बढ़ जाएगी और जो फॉरेनर्स हैं हमारे, उनकी रुपी होल्डिंग्स इंडिया में बढ़ेगी। एंड साथ में जो रुपी डिनोमिनेटेड डेट मार्केट है वो भी हमारा स्ट्रेंथन होगा। आरबीआई की पॉलिसी गोल्स क्या है कि हमारे स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट के फ्रेमवर्क को हम यूटिलाइज करें और यहाँ पर इसकी जो यूटिलिटी है उसको एनहांस करें, हमारे रुपी को ट्रेड सेटलमेंट करेंसी की तरह यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रमोट करें, इंटरनेशनलाइज करें, और जो डॉलर्स पर हम रिलाई कर रहे हैं उसको कम करें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में। तो की टेक अवेज क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो सर्कुलर है ये इंडियन रुपी को इंटरनेशनल स्टैंडिंग में लेकर आएगा, लिक्विडिटी बढ़ा रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और टी बिल्स की। इसके अलावा हमारे एडी कैटेगरी 1 बैंक जो है वो इमीडिएट एडहेरेंस शो करेंगे मास्टर डायरेक्शंस के लिए, एंड हमें यहाँ पर लेटेस्ट डायरेक्शंस का ध्यान रखना होगा। तो आई होप आपको ये जितनी भी चीजें मैंने समझाई हैं ये समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा गाइस यहाँ पर एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर अनाउंसमेंट है, हमारे सभी कोर्सेज पर अगर आप आरपी अकेडमी डाउनलोड करोगे तो हमारे सभी कोर्सेज, अगर आप हमारे कॉम्बो कोर्स ले रहे हो तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा अगर आपने फ्रीडम 50 डिस्काउंट यूज किया। अगर आप यहाँ पर कोई टेस्ट सीरीज परचेज करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, आपको वहां पर फ्रीडम 20 डिस्काउंट यूज करना है।
इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल कोर्सेज लेने जाते हो तो इंडिविजुअल कोर्सेज में हमारा आपको मिलेगा 30% का डिस्काउंट। अलोंग विद दिस हमारे डिस्क्रिप्टिव कोर्सेज में भी हमने आपको 30% डिस्काउंट दिया है। आपको कूपन कोड यूज करना है freedom30, ठीक है। तो ये आपका जो ऑफर है ये इंडिपेंडेंस वीक के लिए रहेगा, दैट इज 11 अगस्त से 17 अगस्त 2025 तक ही ये ऑफर एप्लीकेबल है। तो जल्द से जल्द इस ऑफर का फायदा उठाएं। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम पर जाकर या तो आप सर्च कर सकते हो आरपीए एकेडमी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एंड वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस, इस तरह की यहाँ पर सीरीज में आपके लिए लाती रहूं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।